Welcome to this channel again. Today we are going to start a new chapter. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर हिस्ट्री का है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी 10 to 17th सेंचुरी. मतलब इंडिया में 10th से 17th सेंचुरी के बीच में जो ट्रैवलर्स विजिट किए उनका इंडिया के बारे में क्या परसेप्शन है, सोसाइटी के बारे में क्या परसेप्शन है, इंडिया के लोगों के बारे में क्या परसेप्शन है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ की कल्चर, इसके बारे में क्या परसेप्शन है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. आपको पता है मैन वुमेन हमेशा से ट्रैवल करते रहे हैं. कोई वर्क सर्च में ट्रैवल करता है, कोई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो कोई एडवेंचर की तलाश में जाता है, कोई पिलग्रिमेज के लिए जाता है, कोई प्रेस्ट बन करके जाता है. लोग जाते रहते हैं, फिजिकल मूवमेंट लोगों का होता रहता है और एनवायरनमेंट, कस्टम, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिलीफ, प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों को लोग जाकर के समझते हैं और उनके हिसाब से लोग जो है काम करते हैं, सीखते हैं. जनरली फिर वो ये भी नोटिस करते हैं कि आखिर उन्होंने स्पेशल क्या देखा, क्या ऐसा था जिसको वो कंपेयर कर सकते हैं अपने नेटिव प्लेस से और जहाँ पर वो घूमने गए हैं उस जगह से, जिस जगह पर उन्होंने ट्रैवलिंग की है. तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हमको दुनिया में मिलते हैं जो इंडिया के बारे में लिखते हैं या किसी भी देश के बारे में लिखते हैं. तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि पास्ट में जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है, किस तरीके से वो इंडिया की बात करते हैं, क्या कहते हैं इंडिया के बारे में. तो इसमें हम अल-बर्नी की बात करेंगे जो उज्बेकिस्तान से आया था 11वीं सेंचुरी में. इब्न बतूता की बात करेंगे जो मोरक्को से आया हुआ था नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से 14th सेंचुरी में. और फिर हम फ्रांसिस बर्नियर की बात करेंगे जो 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान आया था. इन तीनों ने किस तरीके से कंपैरिजन किया, किस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को लिखा है हिंदुस्तान के समाज के बारे में, सभ्यता के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, लैंड के बारे में, कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सारी व्यवस्थाओं के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने किया है वही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अल-बर्नी एंड द किताबुल हिंद. फर्स्ट जो आपका टॉपिक है चैप्टर का, अल-बर्नी एंड द किताबुल हिंद. अल-बर्नी एंड द किताबुल हिंद, ये आपका चैप्टर है का फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अल-बर्नी का जो जन्म है वो 1973 में हुआ. कहाँ पर? खारिज में. खारिज कहाँ है? प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में. खारिज वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, इम्पोर्टेंट लर्निंग का सेंटर था खारिज. और अल-बर्नी जो था उसने अपने समय की बेस्ट एजुकेशन सीखी थी. वो एक ऐसी फैमिली से था जहाँ पर एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था और उसको सीरियक लैंग्वेज आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, हिब्रू आती थी, संस्कृत भी उसको आती थी, कई भाषाओं का उसको ज्ञान था. संस्कृत उसने हिंदुस्तान में आकर के सीखी. वो ग्रीक से भी फेमिलियर था, ग्रीक लिटरेचर भी उसने पढ़ा था, उसने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, उसने और भी स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, उसने अरेबिक में ट्रांसलेशन भी कराए थे ग्रीक फिलोसोफर्स के. और 1017 में जब खारिज पर अटैक किया गजनी ने, महमूद ऑफ गजनी ने, तो वो बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने साथ में लेकर के आया. उसी में से अल-बर्नी भी एक था. जब वो गजनी आया तो उसका जो है वहाँ के बारे में उसने समझा, अपनी सारी लाइफ, बाकी जो उसका रेस्ट ऑफ लाइफ था वो वहीं गुजरा और 70 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई. जब वो गजनी आया
अलवरनी जब गजनी पहुंचा तो उसका इंटरेस्ट इंडिया के लिए डेवलप हुआ। उसको मालूम चला कि बगल में इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान भारतवर्ष बड़ा देश है, जहाँ पर संस्कृत में बहुत अच्छा वर्क हुआ है, एस्ट्रोनॉमी पर वर्क हुआ है, मैथमेटिक्स पर वर्क हुआ है, मेडिसिन पर वर्क हुआ है। उसने उन सारी चीज़ों को अरेबिक में उनके ट्रांसलेशन देके कुछ खुद उसने करवाए। और उसी दौरान पंजाब पर जब गजनवी एम्पायर का शासन आ गया, महमूद गजनी ने अटैक किया और पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, सिंध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो अलवरनी जो है का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा यहाँ की इन्वायरमेंट को लेकर के। अलवरनी ने सेवरल इयर्स जो है वो गुजारे यहाँ आकर के ब्राह्मण्स के साथ में, स्कॉलर्स के साथ में, संस्कृत उसने सीखी, है ना। और इट इज लाइकली ही ट्रैवल्ड वाइडली इन द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, खास करके पंजाब और नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स उसने ज्यादा घूमे हिंदुस्तान के, और उसने यहाँ का लिटरेचर पढ़ा, अरेबिक लिटरेचर को उसने फिर में सबको लिखा, जो उसने हिंदुस्तान की लिटरेचर के बारे में जाना और समझा। उसकी जो पुस्तक है अलवरनी 1500 से पहले मैनी अदर आउटसाइड इंडियन में हैव डन सो। अलवरनी की तरह और भी बहुत सारे लोग इंडिया में आए 1500 से पहले, उन्होंने भी अपना इतिहास लिखा है। अलवरनी की जो किताब है किताबुल हिंद, उसमें बड़ा उसने ग्रेट डिस्कशन किया हुआ है। उसने 80 चैप्टर्स में अपनी पुस्तक को डिवाइड किया है किताबुल हिंद को। हर चैप्टर में उसने एक नया विषय दिया है, हर एक चैप्टर में एक अलग विषय पर वो बात करता है। वो रिलीजन पर बात करता है, वो फिलोसॉफी पे बात करता है, वो फेस्टिवल्स पर बात करता है, वो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, वो एल्केमी की बात करता है, मैनर्स की बात करता है, कस्टम्स की बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है, सोशल लाइफ की बात करता है, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम की भी बात करता है, आइकोनोग्राफी की बात करता है, लॉ की बात करता है, मेट्रोलॉजी की बात करता है। जनरली अलवरनी adopted a distinct structure in each chapter beginning with a question, और हर एक चैप्टर वो एक क्वेश्चन से शुरू करता है, एक प्रश्न से शुरुआत करता है वो किसी भी क्वेश्चन की, और फिर कंपैरिजन करता है अदर कल्चर्स का और इंडिया की कल्चर्स के बारे में बताता है। वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करता है। अलवरनी ने अरेबिक में बहुत सारा वर्क लिखा। उसने जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फ्रंटियर्स के बारे में लिखा। वो संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट को अरेबिक में उसने ट्रांसलेट कराया, क्योंकि ये यहाँ की भाषा हुआ करती थी संस्कृत, है ना। पाली प्राकृत हिंदुस्तान की भाषा है, जिसको बिना पढ़े वो हिंदुस्तान की लिटरेचर को, ट्रेडिशन को, कल्चर को, सोसाइटी को नहीं समझ सकता था, यहाँ का ज्ञान उसको नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने उस पर काम किया। सेकंड जो पार्ट है वो इब्न बतूता के बारे में। दूसरा जो ट्रैवलर था मोरक्को से जो आया था इब्न बतूता, उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है रिहला। तो इब्न बतूता रिहला के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इब्न बतूता रिहला, उसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था रिहला, है ना। एन अर्ली ग्रोव ट्रॉटर, क्या कहा गया है इब्न बतूता को? एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। अर्ली ग्लोब ट्रॉटर कहा गया है। अर्ली ग्लोब ट्रॉटर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दुनिया घूमी हुई थी। तो इब्न बतूता की जो रिहला है वो भी हमें इंडिया का मीडिएवल पीरियड की बहुत ज्यादा जानकारी हमको देती है। 14वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान कैसा था उसके बारे में हमको बताता है। ये मोरक्कन ट्रेवलर था। टेंगियर एक जगह है, तंजीर एक जगह है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। वो एक रेस्पेक्टेड एजुकेटेड फैमिली से आता था। उसकी फैमिली में इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत थे, कुरान को जानने वाले लोग थे, शरिया को जानने वाले लोग थे, धर्म का उसको काफी नॉलेज था और क्वाइट यंग एज में ही उसने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया था और बहुत ज्यादा घूमा हुआ व्यक्ति था। इब्न बतूता जो है एक्सपीरियंस गेन करता था ट्रेवल्स के द्वारा। भाई एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग से ही मिलता है। किसी जगह के बारे में आप पढ़ लें और किसी जगह को आप घूमाएं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पढ़ने से आपको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरी जान जाएंगे आप। जब आप उस जगह जाएंगे, घूमेंगे, तो आप वहाँ की टोपोग्राफी समझेंगे, डेमोग्राफी समझेंगे, कल्चर समझेंगे, ट्रेडिशन समझेंगे, इकोनॉमी समझेंगे, पॉलिटी समझेंगे, यानी कि आपका नॉलेज ब्रॉड हो जाएगा उस जगह के बारे में। तो
ही जस्ट लव ट्रेवलिंग, वो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता था, ट्रेवलिंग का उसको बहुत शौक था, न्यू वर्ल्ड को वो एक्सप्लोर करना चाहता था। और उस जमाने में जब घूमना बड़ा मुश्किल था, आज के जैसा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम उस समय पर नहीं था जब वो दुनिया घूम रहा था। तो वो इंडिया 1332-1333 में आया और पिलग्रिमेज किया उसने मक्का का ट्रिप किया, ऑलरेडी ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान, है ना, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, इन सारी जगहों को वो घूम करके आया था, इन सारी जगहों पर वो गया था। ओवर लैंड, थ्रू लैंड उसने ट्रैवल किया, वो सेंट्रल एशिया गया। एक बतूता 1333 में सिंध पहुंचा, हिंदुस्तान में जब सबसे पहले जिस जगह पर वो आया वो जगह सिंध थी। यह हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदुस्तान का सुल्तान था, जिसके साम्राज्य में वो आया। उसको मालूम चला था कि वो बहुत सम्मान करता है मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े लिखे लोगों का, स्कॉलर्स का, जनरल पैटर्न है वो आर्ट का, लेटर्स का, लिटरेचर का। तो वो दिल्ली आ गया, पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच्च, मुल्तान और उच्च होते हुए वो दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही वो पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में, उससे उसकी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा स्कॉलर था, तो उसको काजी अपॉइंट कर दिया गया, मतलब जज अपॉइंट कर दिया गया दिल्ली में। और उस पोजीशन पर वो कई सालों तक रहा और उसने फिर कुछ समय के लिए उसके संबंध खराब हो गए मोहम्मद बिन तुगलक से, तो उसको जेल में भी जाना पड़ा, है ना। लेकिन बाद में संबंध जब अच्छे हुए तो फिर से वो जो है आज़ाद हो गया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको चाइना का विजिट करने के लिए कहा कि आप चाइना जाकर के आओ, मंगोल रूलर से वहाँ जाओ, बात करो। तो इस तरीके से वो फिर चाइना के लिए निकल पड़ा, मालाबार कोस्ट होते हुए, सेंट्रल इंडिया होते हुए, फिर मालदीव चला गया। मालदीव में भी वो जाकर के कुछ दिन के लिए 3 मंथ्स के लिए काजी हो गया, फिर श्रीलंका चला गया, फिर मालाबार कोस्ट आया, फिर मालदीव गया, फिर बंगाल चला गया, असम चला गया, है ना, फिर इंडोनेशिया में सुमात्रा पहुंच गया और इसके बाद फिर वो चाइना चला गया। वहां पर वो जैतून पहुंचा और चाइना में भी वो खूब घूमता रहा, जगह जगह गया। और 1347 में वो वापस जो है अपने घर पहुंच गया। और मार्को पोलो का जो चाइनीज विजिट था, इब्न बतूता के भी चाइनीज विजिट को मार्को पोलो के विजिट से कंपेयर किया जाता है। इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन, बड़े अच्छे तरीके से अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता था, हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था, समझता था, कल्चर्स को, बिलीफ्स को, ट्रेडिशंस को बड़ा ध्यान देता था। और इतना ज्यादा घूमता था कि इसीलिए उसको ग्लोब ट्रॉटर कहा गया, ऐसा व्यक्ति जो पूरे ग्लोब का विजिट करता है। उसने बताया कि कैसे जो है 40 डेज में वो मुल्तान से दिल्ली पहुंचा, 50 डेज में वो सिंध से दिल्ली पहुंचा, वो 40 डेज में जो है दिल्ली से दौलताबाद पहुंचा, और 7 डेज में जो है ग्वालियर से दिल्ली की उसने यात्रा 10 डेज में तय कर ली। तो इस तरीके से वो कई सारी चीजें बताता है। द लोनली ट्रेवलर एक यहाँ पर सोर्स दे रहा है कि कई बार क्या होता था कि अकेला अगर ट्रेवलर जाता था तो उसको लूट लिया जाता था, रॉबर बहुत मिलते थे हिंदुस्तान में रास्तों में, है ना, अटैक कर देते थे, उस पर जो भी सामान होता था उनको छीन लिया जाता था ट्रेवलर के पास से। तो वो बताता है कि कई बार ऐसा उसके साथ हुआ, है ना। ट्यूनिस में उसके साथ ऐसा हो गया, एक बार वो गया था तो विजिट करने के लिए, तो बहुत सारे शेख लोग गए थे, काजी लोग गए थे। वहां पर जब वो गया तो उसका किसी ने स्वागत नहीं किया, तो बड़ा खराब लगा। मतलब अलग अलग परिस्थितियों का वो वर्णन करता है। ट्रेवलिंग उस जमाने में बहुत इनसिक्योर भी होती थी, लोग कारवा लेकर के चलते थे। हिंदुस्तान में तो बड़ी जबरदस्त परंपरा थी कि कारवा लेकर के जाओ, कई घोड़े, हाथी, नौकर चाकर, सैनिक उस कारवा में हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज। वो अपनी क्यूरियोसिटीज को एंजॉय किया करता था, यानी कि उसके अंदर जो भी उत्सुकता आती थी कि उसको चाइना जाना है तो चाइना चल दिया, इंडिया जाना है तो इंडिया चल दिया, उसको सीरिया जाना है, टर्की जाना है, कहीं भी जाना है तो वो जाता रहता था, घूमता रहता था। अपनी क्यूरियोसिटीज को, अपनी एंजाइटीज को शांत करने के लिए वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था। सेवरल इयर्स उसने ट्रैवलिंग में गुजार दिए, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, है ना, मोरक्को से लेकर के जहां तक भी वो जा सकता वो गया। सोर्स नंबर 3, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट।
इब्न जुज़ा जो राइटर है रिहला का, जिसने इब्न बतूता की पुस्तक रिहला को लिखा है, क्योंकि डिक्टेट किया है इब्न बतूता ने, और उसकी जो राइटिंग की है वो जुज़ा ने की है। तो वो कहता है कि ग्रेसियस डायरेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर से ये कहा गया कि इब्न बतूता 30 ईयर्स तक दुनिया घूम करके आया है, उसको वास्ट नॉलेज है दुनिया की, उससे पूछो उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में और फिर उस पर एक बुक लिखो। जैसा डायरेक्शन दिया गया इब्न जुज़ा ने वैसा ही किया और रिहला की इस तरीके से राइटिंग की। द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता 1400 से लेकर के 1800 के बीच में इंडिया में बहुत सारे विजिटर्स आए, ये भी एक सोर्स है आपकी बुक का, और उसमें पर्शियन भी आए और सेंट्रल एशिया से भी आए, ओटोमन एम्पायर से भी आए, बहुत जगहों से आए। इन राइटर्स ने अलबर्नी इनमें था, इब्न बतूता भी इनमें था, है ना, और भी बहुत सारे राइटर हुए। अब्दुल रज्जाक समरकंदी हुआ जो साउथ इंडिया में आया था 1440s में। महमूद वली बल्कि आया हुआ था जिसने इंडिया का 1620 में खूब घुमा उसने हिंदुस्तान को। शेख अली हाजिन आया था नॉर्थ इंडिया में 1740s में। इसके अलावा और भी बहुत सारे, महमूद बल्कि जो था वो सन्यासी हो गया कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आकर के। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि कोई भी आता है तो रख जाता है, वो जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर के रह जाता है, तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी हो गया। मतलब यहाँ की सभ्यताओं को जिन्होंने समझा, हिंदुस्तान के जैसा उदारवादी सभ्यता, इतनी अच्छी कल्चर ट्रेडिशन दुनिया के अन्य देशों में मिलती नहीं है। तीसरा जो ट्रैवलर है जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ना वो फ्रेंच मैन था और फ्रांस से आया हुआ था। बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर था, लेकिन वो ट्रैवलिंग ज्यादा करता था। और डॉक्टर विथ अ डिफरेंस, इसीलिए इसका जो सब टॉपिक है वो है डॉक्टर विथ अ डिफरेंस, यानी कि एक डॉक्टर जिसको ट्रैवलिंग पसंद थी, जिसको जर्नी पसंद थी, जिसको दुनिया देखना पसंद था, जिसको दुनिया घूमना पसंद था, जिसको अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस को जानना पसंद था, इसलिए वो इंडिया में आया। और पुर्तगीज इंडिया में 1500 के लगभग आ गए थे। पहला पुर्तगीज आपको पता है वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। कालीकट को आजकल हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पर आया। उसके बाद फिर यूरोपियन का आना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग आए, जैसे ट्रोबर्टो आया और भी लोग आए, इनमें कुछ पुर्तगीज थे, कुछ और भी थे जो हिंदुस्तान आते रहे। जीन बेपिस्टे भी आया, टैवर्नियर आया, बहुत सारे लोग आए, ओटोमन एम्पायर से भी ट्रैवलर्स आए, सेटल डाउन इन इंडिया, बहुत सारे लोग उनमें से इंडिया में सेटल भी हो गए। तो फ्रैंकोइस बर्नियर जो था वो फ्रेंचमैन था, पॉलिटिकल फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, है ना। मुगल एम्पायर में वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आया था। 12 इयर्स तक वो हिंदुस्तान में रहा, 1656 से लेकर के 1668 तक, और उसने बहुत सारे काम किए मुगल कोर्ट्स में। फिजिशियन बन गया वो प्रिंस दारा शिकोह का, जो एल्डेस्ट सन था एम्परर शाहजहां का। दारा शिकोह को बड़ा उदारवादी शासक माना जाता है, बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति माना जाता है। इस्लाम में ऐसे लोग कम मिलते हैं, है ना। तो अमेरिकन नोबल और अर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट जो दानिशमंद खान था वो भी उसी समय पर यहाँ आया हुआ था। तो 3.1 टॉपिक है कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। बर्नियर ने जो किया है, अलबर्नी ने अपने हिसाब से चीजें लिखी हैं, इब्न बतूता ने अपने हिसाब से इंडिया का डिस्क्रिप्शन किया है, लेकिन बर्नियर ने जो डिस्क्रिप्शन किया उसमें कंपैरिजन किया है यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया के साथ कंपैरिजन किया है, फ्रांस को इंडिया के साथ कंपेयर किया है, और फिर उसने बताया है कि ईस्ट बहुत अच्छा है, वेस्ट के कंट्री बहुत अच्छे हैं, सिविलाइज्ड हैं, है ना। इंडिया और ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया के बारे में बात करता है कि ये बैकवर्ड कंट्री है, अनसिविलाइज्ड कंट्री है। खास करके सबसे ज्यादा जिस चीज को वो क्रिटिसाइज करता है वो यहाँ के लैंड सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है कि बोले लैंड का जो मालिक है वो स्टेट है, जनता के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास जो है ना नहीं है, लैंड नहीं है, जमींदारी सिस्टम, रॉयल सिस्टम
चलता है। तो वर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, वर्नियर देश के बहुत सारे हिस्सों में घूमा, रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सा फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सा इन इंडिया, जो भी उसने इंडिया में देखा और फिर उसने कंपेयर किया उस सबको, और जो भी उसने लिखा है वो लुइस 14 उसके समय पर फ्रांस का शासक जो था वो लुइस 14 हुआ करता था, उसको उसने डेडिकेट कर दिया अपनी सारी राइटिंग्स को। और अपने कंक्लूजन में उसने यूरोप में बताया कि बहुत डेवलपमेंट है और ईस्टर्न कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं है, इंडिया में भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। ट्रेवलिंग विद द मुगल आर्मी, सोर्स 4 यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन वो बता रहा है, एक घटना वो बता रहा है जिसमें वो कहता है कि कैसे कारवां लेकर के हिंदुस्तान में जब वो आया था तब लोग चला करते थे। तो कहता है कि मुझे जाना था कश्मीर, तो मुझे क्या किया गया कि 2 तुर्कमैन दे दिए गए, है ना, पावरफुल पर्शियन कैमल दे दिया गया, एक ड्राइवर दे दिया गया, हॉर्स दे दिया गया, कुक दे दिया गया, सर्वेंट दे दिए गए, बहुत सारे बैग दे दिए गए जिनमें बड़े तरीके से जो है खाने पीने का सामान रखा जाता था, दही रखने के लिए कुछ दे दिया, कुछ और भी ऐसी चीजें रखने के लिए उसको सामान दिया गया। सारी व्यवस्थाओं के साथ में कारवा लेकर के वो जो है ट्रेवलिंग करता है ना, राइस भी साथ में लेकर के जाता है और राशन बहुत सारी चीजें साथ में लेकर के जाता है 5-6 डेज के लिए। यानी कि उस जमाने में जब ट्रेवलिंग की जाती थी हिंदुस्तान में और कोई बड़ा व्यक्ति ट्रेवल करता था तो एक कारवा लेकर के चलता था, लोगों का हुजूम साथ में लेकर के चलता था, जिसमें सर्वेंट्स होते थे, उसमें हॉर्सेस होते थे, कैमल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, सब होते थे। वर्नियर का जो वर्क है वो फ्रांस में 1671 में पब्लिश हुआ, फिर उसका ट्रांसलेशन भी हुआ बहुत सारी भाषाओं में, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ, डच में उसका ट्रांसलेशन हुआ, जर्मन में उसका ट्रांसलेशन हुआ, इटालियन में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। अगले 5 इयर्स में 1670 से लेकर के मतलब इतनी सारी भाषाओं में 5 इयर्स में ट्रांसलेशन हुआ। फिर बिटवीन 1670 से 1725 के बीच में उसको रिप्रिंट किया गया, 8 टाइम्स रिप्रिंट किया गया। सोचो कितना ज्यादा बिका वर्नियर का लिटरेचर, यूरोप के लोग कितना पढ़ रहे थे। एक तरफ वो लिखता है इंडिया बहुत बेकार देश है, बहुत बैकवर्ड देश है, लेकिन उसके बारे में आखिर लोग इतना क्यों पढ़ रहे थे? तो उसकी नजरिए में हो सकता है इंडिया बैकवर्ड रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों ने पढ़ा। और 1864 तक जो है ना रिप्रिंट हुआ, फिर से 3 टाइम्स इंग्लिश में रिप्रिंट हुआ, और इस तरीके से बहुत बार 1800 आते आते वर्नियर के जो भी राइटिंग्स थी उनको कई बार पब्लिश किया गया यूरोप में। उसको बहुत ज्यादा रीडर्स मिले, बहुत पढ़ा गया उसके लिटरेचर को। Now 4th topic, making sense or an alien word, Alberni and the Sanskritic tradition। अल्बर्नी जो है ना भले ही एलियन वर्ड में आया था, लेकिन संस्कृत ट्रेडिशंस को उसने समझा, और सबसे बड़ा काम जो उसने किया ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। क्या किया उसने? ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए उसने जो भी बैरियर्स आ रहे थे उन सबको खत्म कर दिया। क्या बैरियर्स आ रहे थे? उसको पर्शियन आती थी, है ना, उसको अपनी लैंग्वेज तो आती थी, लेकिन इंडिया में जो लिटरेचर था वो संस्कृत में था, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ना उसको नहीं आता था, इसलिए उसने उस कमी को दूर कर लिया। अल्बर्नी फॉर इंस्टेंस वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स देयर इन द टास्क हैड सेट हिमसेल्फ। वो जो टास्क लेकर के आया था कि इंडिया के बारे में उसको जानना है, यहाँ का लिटरेचर जानना है, कस्टम जानना है, ट्रेडिशन जानना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, यहाँ का मैथमेटिक्स बहुत हाई क्वालिटी का है, तो इसके लिए उसने क्या किया? संस्कृत की टेक्स्ट को पढ़ा, अरेबिक और पर्शियन में उनका ट्रांसलेशन कराया, और यहाँ साधु संतों के साथ में, संस्कृत स्कॉलर्स के साथ में वो जाकर के बड़े आराम से बैठता था, कोई धार्मिक दीवार नहीं थी, उसने किसी बैरियर को आने नहीं आने दिया। सेकेंड जो बैरियर को आइडेंटिफाई करता है वो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस को लेकर के थे। भाई वो मुस्लिम था, उसके रिलीजियस बिलीफ अलग थे, उसकी प्रैक्टिस अलग थी, और जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग थे, जो हिंदू थे, उनके रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस अलग थे। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के कंस्टिट्यूटेड थर्ड बैरियर, तीसरा एक और बैरियर था, वो
था अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। थर्ड बैरियर वाज इंटरेस्टिंग, कि लोगों का इंटरेस्ट बाहर के लोगों में नहीं हुआ करता था, ये थर्ड बैरियर था। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे लोगों के साथ में, लेकिन उसने सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाया, सबके साथ वो जाया करता था। उसने वेदास का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उसने भगवत गीता को भी पढ़ा, उसने पतंजलि को पढ़ा, उसने मनुस्मृति को पढ़ा। यानी कि हिंदुस्तान के जितने भी वेद पुराण और अच्छे अच्छे ग्रंथ थे, जो उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का जो साहित्य हिंदुस्तान का माना जाता है, उसने सब पढ़ा। मुस्लिम होते हुए भी गीता पढ़ने में उसको खराब नहीं लगा, वेद पढ़ने में उसको खराब नहीं लगा, कुरान पढ़ने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया, अगला टॉपिक है अल्बर्नीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, तो कास्ट सिस्टम को अदर सोसाइटीज के पैरेलल ही वो मानता है। वो ये नहीं कहता बर्नियर के तरीके से कि हमारे यूरोप में सब अच्छा, हिंदुस्तान में सब खराब है। वो कहता है कि कास्टिज्म अगर इंडिया में है तो अन्य देशों में भी है। मुसलमानों में कहता है कि शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, बागी होते हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं। पर्सिया में उसने कहा है कि पर्सिया में भी 4 सोशल कैटेगरीज हैं, है ना। वहां पर लॉयर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं और प्रीस्ट होते हैं, प्रीचर्स होते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं। साइंटिस्ट भी होते हैं वहां पर, पीजेंट्स भी होते हैं, आर्टिसंस भी होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। इंडिया में भी वर्ग के आधार पर ऐसी 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कैटेगरीज है वो बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है इन सारी चीजों को और एक्सेप्ट करता है कि जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम का, वो कुछ अलग नहीं है दुनिया से। ये कोई नोशन ऑफ पॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कास्टिज्म बड़ा बेकार सिस्टम है, ये पॉल्यूटेड सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। वो कहता है नहीं, ये पॉल्यूटेड सिस्टम नहीं है, ये वर्क को कंप्लीट कराने का सिस्टम है। अगर सोशल हायरार्की नहीं होगी, ये ड्यूटी असाइन करने वाला सिस्टम है। हम अगर लोगों की ड्यूटी असाइन नहीं करेंगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तो क्या होगा, काम होगा ही नहीं। सबसे कह देंगे बस ये काम होना है, तो कोई नहीं करेगा। अगर 40 लोग आपकी क्लास में बैठे और सबको एक एक वर्क असाइन कर दिया जाए, असाइनमेंट देते हैं ना हम लोग, दे दिया जाए, सब अपना अपना करेंगे। तो ऐसे ही वो कहता था कि ये जो कास्टिज्म है ये कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये असाइन ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है। ड्यूटीज को असाइन करने का तरीका है कि किस तरीके से आपको जो है काम करना है। तो अल्बर्नी लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अगर बोले ये सब डिवाइडेशन नहीं होगा तो दुनिया में लाइफ इम्पॉसिबल है। The conception of social pollution intrinsic to caste system was according to him contrary to the laws of nature। वो कहता है ये तो लॉ ऑफ नेचर है, डिवाइड किया जाता है वर्क को, फीमेल की अलग ड्यूटी है, मेल की अलग ड्यूटी है। ऐसे ही कास्टिज्म जो है वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है। द सिस्टम ऑफ वर्णा, सोर्स 5, अल्बर्नी वर्ण सिस्टम की बात करता है और कहता है कि हाईएस्ट कास्ट जो है ना वो ब्राह्मण है, इनका जन्म जो है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। सेकंड हाईएस्ट कास्ट जो है और इनका काम जो ब्राह्मणों का है वो एजुकेशन देना है, प्रीचिंग करना है ना, पूजा पाठ करना है। दूसरी कैटेगरीज में क्षत्रिय आते हैं। वो कहता है इनका जन्म भुजाओं से या सोल्जर से हुआ है ब्रह्मा जी के, और इनका काम जो है शासन प्रशासन चलाना है। सोशल हायरार्की में इन दोनों की कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरी जो कैटेगरी है वैश्याज की, है ना, वो उनका काम जो है बिजनेस वगैरह करना है, एग्रीकल्चर करना है। और चौथी कैटेगरी जो शूद्रा की है वो थाई से वैश्य का जन्म होता है और फील्ड से जो है शूद्राज का जन्म होता है। उनको भी वर्क असाइन किया गया है, वो बाकी सबकी सर्विस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क वो करते हैं। वो इस तरीके से कहता है, वो ये नहीं कहता कि सर्विट्यूड करते हैं, सर्विस करते हैं। वो कहता है कि इनका काम है प्रोडक्शन करना, चीजें बनाना। कोई कॉबलर है, कोई वीवर है, कोई पॉटर है, तो ये जो प्रोडक्शन करते हैं ये उसका काम होता है। कुल मिलाकर के अल्बर्नी का जो डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम को लेकर के वो बहुत इन्फ्लुएंसिव है। वो स्टडी करता है नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट की, है ना, रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वो स्टडी करता है, ब्राह्मण्स के सिस्टम की स्टडी करता है। रियल लाइफ में was not quite as rigid, वो खुद इतना रिजिड नहीं था, लेकिन यहाँ का जब वो सिस्टम देखता है तो उसको वो समझता है और फिर अपने हिसाब से वो अपना
अपनी बात को रखता है, पीजेंट्स की बात करता है, वो जमींदार की बात करता है। वाइल दे वर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन, हालांकि जमींदार को ऑपरेसिव बताया गया है कि पीजेंट्स का ऑपरेशन करते थे वो। दे वर इंक्लूडेड विद इन इकोनॉमिक नेटवर्क, लेकिन इकोनॉमिक नेटवर्क का हिस्सा था। पीजेंट्स की अपनी ड्यूटी थी और जमींदार की अपनी ड्यूटी थी, सब अपना अपना काम करते थे। नेक्स्ट है इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता भी बड़ा एक्साइटेड मैन था, उसके अंदर बड़ी एंजाइटी थी, बड़ी एम्बिशंस थी उसके अंदर दुनिया को घूमने की। वो अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाना चाहता था, यानी कि जिन चीजों को वो नहीं जानता था, जिनसे वो अपरिचित था, उनसे वो परिचित होना चाहता था। तो इब्न बतूता जो है वो दिल्ली में 14वीं सेंचुरी में आया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट उस समय ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट था, चाइना से यूरोप तक, अफ्रीका तक, ईस्ट और वेस्ट एशिया तक, सब जगह इंडिया से ट्रेड होता था। इंडिया ट्रेड सेंटर से, ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था। और इब्न बतूता ने खुद ट्रेवल करके आया था, बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवल की हुई थी उसने, दुनिया के अलग अलग रूलर्स को देखा था, उसने एज अ काजी वर्क किया था, उसने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, अर्बन कल्चर को भी देखा था, अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश लैंग्वेज उसको बोलना आती थी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था वो किंग्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, वो क्रूअल किंग्स की बात भी करता है, जनरल किंग्स की बात भी करता है, काइंड लोगों की बात भी करता है। कुल मिला के अनफेमिलियर को फेमिलियर करने की उसकी यात्रा थी। अलवर्दी की जो इब्न बतूता की जो जीवन यात्रा थी वो अनफेमिलियर को फेमिलियर करने की यात्रा थी। दो चीजों का वो विशेष रूप से वर्णन करता है अपने हिंदुस्तान के विजिट में, द कोकोनट एंड द पान। क्यों करता है? क्योंकि कोकोनट और पान ऐसी चीजें थी जो मोरक्को में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए वो इनकी बात करता है और बताता है कि इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। पान और को बताता है कि वैसे ही प्लांट है जैसे ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है ना, इसी तरीके से पान का प्रोडक्शन होता है। पान के बारे में नीचे सोर्स 7 में बोले आपकी बुक में भी दिया गया है कि इसको जो कल्टीवेशन होता है वो वैसे ही होता है जैसे ग्रेप वाइन का होता है। मतलब ग्रेप वाइन यहाँ क्यों लिखा गया है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रेप का यूज सिर्फ वाइन बनाने के लिए होता है, हम लोग उसको फ्रूट के रूप में खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो वाइन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक साथ वर्ड दे दिया ग्रेप वाइन, है ना। तो कहता है कि जैसे ग्रेप वाइन उगाया जाता है वैसे यहाँ पर पान उगाया जाता है, छाया में उसको उगाते हैं और इसमें चौक लगा करके और सुपारी रख करके जो है चूना लगा करके सुपारी रख करके इसको खाया जाता है ना। तो इस पान की इस तरीके से वो बात करता है और कोकोनट के बारे में भी बात करता है कि ये भी एक टाइप का फ्रूट है जो ऊपर से बहुत हार्ड होता है, अंदर नरम होता है, मतलब बात करता है, लिखता है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। फिर वो हिंदुस्तान के शहरों की बात करता है। अब बर्नियर आगे आएगा तो बर्नियर कहता है हिंदुस्तान के शहर बहुत रूइंड है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, खंडहर हो जाएंगे, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, बहुत खराब शहर है। लेकिन इब्न बतूता क्या कहता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो सिटीज है ना, दे आर वेरी एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो बहुत एक्साइटिंग है, वो अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है, यहाँ बहुत अवसर है, यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज्यादा होता है। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, प्रॉस्परस, एक्सपेक्ट ओकेजनल डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय द वार्स एंड इन्वेजन। हालांकि वार और इन्वेजन से कभी कभी शहर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेड खूब चलता है, कॉमर्स खूब चलता है, यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, यहाँ स्किल्ड लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं शहरों में जो रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है वो क्राउडेड है लेकिन ब्राइट है, कलरफुल मार्केट्स हैं यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत होती है, वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर मिलती है। इब्न बतूता दिल्ली के बारे में लिखता है कि बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, ग्रेट पॉपुलेशन है यहाँ पर, लार्जेस्ट इन इंडिया, बहुत बड़ा है। दौलताबाद भी महाराष्ट्र में कहता है वो भी दिल्ली से कम नहीं है, नो लेस देन दिल्ली, इजिली राइवल दिल्ली इन साइज, यानी कि दौलताबाद राइवल है दिल्ली का साइज में, यानी कि दौलताबाद भी बड़ी राजधानी है, क्योंकि इसके समय में ही ना राजधानी ट्रांसफर की गई थी दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, उसी ने दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली करता रहा, पूरे समय पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी इसने, है ना। तो दिल्ली के बारे में वो क्या कहता है, यहाँ आपका सोर्स नंबर 8 यहीं पर पढ़ लेते हैं। द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्ड अ वाइड एरिया एंड हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। दिल्ली का एरिया बहुत वाइड है, लार्ज पॉपुलेशन इसमें रहती है, सिटी में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शंस है
वॉल्स बहुत अच्छी बनी है, 11 क्यूबिट्स की वॉल्स होती हैं यहाँ पर। हाउसेस जो है ना बहुत अच्छे बने हुए हैं, गेट कीपर्स रहते हैं, गेट्स बहुत सारे हैं दिल्ली में, और सब स्टोर हाउसेस भी हैं जिनमें एडिबल ऑयल्स को स्टोर किया जाता है, ग्रेन को स्टोर किया जाता है, आर्म्स और एम्यूनिशन को स्टोर किया जाता है ना। मशीन्स वगैरह भी यहाँ पर रहती हैं। विदाउट रोटिंग ग्रेन सुरक्षित बना रहे इस तरीके की व्यवस्था भी यहाँ पर है। और दिल्ली का जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए बहुत अच्छी सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं, है ना। घरों में विंडोज वगैरह बहुत अच्छी हैं और लाइट की व्यवस्था अच्छे से की गई है। जो लोअर पार्ट है सिटी का वो बहुत अच्छा है। द अपर पार्ट ऑफ ब्रिक सिटी हैज मेनी टावर्स क्लोज टुगेदर। नीचे का हिस्सा जो है स्टोन से बना हुआ है बिल्डिंगों का, ऊपर हिस्सा जो है ब्रिक से बना हुआ है, और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, अलग अलग नाम है उन दरवाजों के, कोई गोदाम दरवाजा है, कोई मांडवी दरवाजा है, गोल दरवाजा है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे 28 गेट्स हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली एक वास्ट सिटी है। द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट आल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। और जब मार्केट्स की बात करता है वो, इंडिया के बाजारों की बात करता है, तो कहता है वो सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर नहीं है, वहां पर सिर्फ सामान नहीं खरीदा बेचा जाता, वो कल्चर एजुकेशन के भी हब है, सोसाइटी के भी हब है। अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज आपको बाजारों में देखने को मिल जाएंगी। हर बाजार में आपको मॉस्क्यू भी मिलेगा और टेम्पल भी मिलेगा, या पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, कहीं डांस चल रहा है, कहीं रामलीला चल रही है, कहीं कव्वाली चल रही है, समा चल रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस होते रहते हैं। यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज भी हिंदुस्तान के शहरों में बहुत होती हैं, ट्रेड और कॉमर्स के साथ साथ में। यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है। फिर वो एग्रीकल्चर की बात करता है तो कहता है कि यहाँ फर्टिलिटी बहुत है सॉइल में, फार्मर्स जो है ना 2 क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं एक ईयर में, और इरिगेशन का सिस्टम भी बढ़िया है, वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम है कॉमर्स का। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और बहुत सारे दुनिया के देशों में यहाँ से ये सब सामान जाता है। आर्टिस्ट, मर्चेंट्स इंडियन टेक्सटाइल को दुनिया भर में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर फाइन मुस्लिन का प्रोडक्शन होता है, सिल्क होता है, ब्रोकेड होता है, यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है जिसकी दुनिया में ग्रेट डिमांड है। In Batuta inform us that certain variety of fine muslins were too expensive, that they could be worn only by the nobles and the very rich। और कभी मुस्लिम की तो इतनी महंगी वैरायटी हिंदुस्तान में मिलती है कि जिसको सिर्फ राजा लोग ही पहन सकते हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत रिच लोग जिसको यूज कर सकते हैं। म्यूजिक इन द मार्केट। सोर्स 9 में बताता है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ शॉप्स नहीं होती थी, सिर्फ सेलिंग सेंटर्स नहीं होते थे, म्यूजिक का भी मार्केट इंडिया में होता था। आप जाइए तो उसके अंदर जब आप जाएंगे तो बीच में एक स्विंग पड़ा होगा, वहाँ जो है डांसर्स बैठे हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, ड्रामा करने वाले म्यूजिशियन वगैरह है, और वो सब जो है अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए है। वहाँ फीमेल सिंगर्स भी हैं, उनके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मार्केट में बैठे हुए, ताकि लोग आए और उनको हायर कर सकें, क्योंकि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए उनको डांस और म्यूजिक कराने के लिए, कोई फंक्शन कराने के लिए उनको ले जा सके। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम की भी वो बात करता है, कहता है इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो है बड़ी तेजी से चीजों को, मैसेज को पहुंचाया जाता है। इन पोस्टल सिस्टम की बात करता है और कहता है कि 2 तरीके का पोस्टल सिस्टम है इंडिया में, एक तो पैदल वाला पोस्टल सिस्टम है और दूसरा जो है हॉर्स का पोस्टल सिस्टम है। पैदल वाले पोस्टल सिस्टम में वो बताता है कि 1 मील में 3 ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर लोग तैयार बैठे रहते हैं, और 1 मील का मतलब है लगभग 1600 मीटर, यानी कि आपको 500 मीटर दौड़ के जाना है कोई मैसेज लेकर के, तो पहले से ही तैयार बैठा रहता है आदमी दौड़ने के लिए। यहाँ पहले पॉइंट से एक आदमी जाएगा मैसेज लेकर के, लेटर लेकर के दौड़ते हुए, और वहां 500 मीटर के बाद दूसरे को देगा, वो लेके तुरंत भागेगा और अगले पर पहुंचा देगा। इस तरीके से बड़ी तेजी से जो है संदेश को पहुंचाने के लिए यहाँ पर काम होता है। द पोस्टल सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, और अगर
वैसे तो सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते हैं, लेकिन पोस्टल सिस्टम जो है जस्ट 5 डेज में पहुंच जाता है, यानी कि फिर वो घोड़ों से भेजा जाता है, बहुत तेजी से उसको पहुंचाया जाता है। ऑन हॉर्स एंड फुट, सोर्स नंबर 10 में इसी के बारे में बताया गया है कि घोड़ों से भी चीजों को भेजा जाता है और पैदल भी भेजा जाता है। पैदल का मैंने बताया कि 1 मील में 3 पोस्ट होते हैं, 500-500 मीटर दौड़ करके लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं और पहुंचा देते हैं। ज्यादा दूर भेजना होता है कोई चीज तो हॉर्स मैसेंजर का यूज किया जाता है। स्ट्रेंज लेसन, एक और सोर्स यहाँ पर दे रहा है, इंडिया के बारे में कहता है अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो आया था 1440s में, उसने लिखा है कि इंडिया बड़ा स्ट्रेंज नेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग नेशन है। यहाँ पर इमोशंस हैं, परसेप्शंस हैं, है ना, एप्रिसिएशन भी है। वो कालीकट पहुंचा था प्रेजेंट डे कोझिकोड केरला में, और उसने देखा कि शहर बहुत अच्छा है ना, ऐसा शहर तो उसने नेवर इमेजिन, उसने तो इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा स्टैंड नेशन होगा, इंडिया इतना अच्छी जगह होगी। उसको तो लगता था हम कोई बहुत बैकवर्ड जगह जा रहे हैं, इंडिया बड़ी बेकार जगह होगी, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। मैंगलोर गया, वो उसको लगा कि वो भी बहुत अच्छा शहर है। तो स्ट्रेंज नेशन बताया है ट्रैवलर्स ने। 6 है बर्नियर एंड द डिजनरेट ईस्ट। अब बर्नियर का डिस्क्रिप्शन सबसे लास्ट में आता है, तो वो कहता है कि ईस्टर्न कंट्रीज बड़े डिजनरेट हैं, यानी कि इंडिया अच्छी जगह नहीं है। इंडिया जो है ना बैकवर्ड जगह है, यहाँ के लोग बैकवर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है ना। वो कहता है कि ही वाज more preoccupied with the comparing and contrasting with Eastern India with the Europe situation of Europe। वो जो भी देख रहा था हर चीज को यूरोप से कंपेयर कर रहा था। ये तो वही बात हो गई, एक गरीब किसान को अंबानी से कंपेयर कर दो तो कैसे कंपैरिजन हो सकता है। बोले अंबानी का घर तो बहुत अच्छा है, ये तो झोपड़ी में रहता है, तो वो तो किसान है ना छोटा, वो तो झोपड़ी में रहेगा। तो कुल मिलाकर के कल्चर ट्रेडिशन का फर्क था। यूरोप में अर्बनाइजेशन जल्दी हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हुआ, इसलिए वहाँ की स्थितियाँ कुछ अच्छी हो सकती है, लेकिन कल्चर हमारी अच्छी थी, ट्रेडिशन हमारी अच्छी थी, एजुकेशन हमारी अच्छी थी। फिर भी वो कहता है ईसा इन इंडिया, उसने देखा कि इंडिया में जो सिचुएशन है बहुत खराब है। खास करके वो जिस चीज पर फोकस करता है वो कहता है कि यहाँ ऑपरेशन बहुत होता है, पॉलिसी मेकर्स जो है वो अच्छे नहीं है यहाँ के, है ना, राइट डिसीजन नहीं लेते हैं। जो मुगल एम्पायर में कहता है कि सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति नहीं है, वो डिसीजंस ठीक से नहीं लेते हैं। वो अकाउंट्स जो लिखता है, डिस्कशन करता है, तो बताता है कि मुगल्स की जो हिस्ट्री है ना, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुगल इंडिया जो है एक डिजनरेट प्लेस है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत अच्छा स्थितियां नहीं है। जो लैंड है उसका मालिक स्टेट होता है। लैंड ओनर की क्वेश्चन अगला टॉपिक है, वो उठाता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड द यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। सबसे बड़ी कमी जो हिंदुस्तान में वो बताता है, वो कहता है कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। बर्नियर जो है इसके खिलाफ है, वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इससे मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ कि जो किसान खुद मेहनत कर रहा है, खेत में जाकर के टॉइल कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो खेत का मालिक नहीं है। अगले साल पता लगा जमींदार ने वो जमीन किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो ये अच्छा तो नहीं था, और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी अच्छा नहीं था। इसीलिए शायद बर्नियर ने कहा है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। और ट्रेवलर्स के जो अकाउंट्स मिलते हैं 16th-17th सेंचुरी के, उसमें बहुत सही में ऐसा बताया गया है। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने बहुत खराब चीज कहा है कि ये गलत है। और यहाँ पर क्या होता है, लैंडलॉर्ड्स जो है ना वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं, लेकिन फार्मर पीजेंट्स किसान जो होता है उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए लैंड यहाँ का इम्प्रूव नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है। क्यों? किसान क्यों खेत को अच्छा बनाएगा? क्योंकि पता नहीं है उसको अगले साल वो खेत उसके पास होगा कि नहीं होगा, वो किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। इसलिए यहाँ की जो लैंड है वो अनप्रोडक्टिव है। यहाँ का जो पीजेंट्री है कंटिन्यूअस डिक्लाइन होता जा रहा है, किसान की हालत यहाँ बहुत खराब है। इसीलिए सोर्स 11 में यहाँ पर दिया गया द पुअर पीजेंट आपकी बुक में। तो ऑन द वेस्ट ट्रैक्स ऑफ कंट्री कंस्ट्रक्टिंग द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तानी मैनी आर लिटिल मोर देन सैंड और बैरन माउंटेन्स। वो कहता है कि हिंदुस्तान की जमीन तो वैसी रेतीली जमीन है, बैरन माउंटेन जैसे हैं ये, जहाँ कोई कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, बैडली कल्टीवेशन होता है, पॉपुलेशन बहुत घनी बसी हुई है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लैंड अनफर्टाइल है, लेबर्स और
की स्थिति बहुत खराब है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो ठीक तरीके से गवर्न नहीं करते हैं चीज़ों को और केवल सब्सिस्टेंस के लिए लोग जीते हैं। यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और अपने स्टेट्स में बर्नियर कहता है कि कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में है कि यूरोप में ऐसा नहीं है, वहाँ पर नेचर ऑफ स्टेट है, सोसाइटी है, वहाँ का रूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन मुगल इंडिया जो है ना वो ठीक नहीं है। और वो कहता है कि ये जो मुगल रूलर्स है ना, दीज आर द रूलर्स ऑफ बेगर्स, ये तो भिखारियों के शासक हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है बेगर्स है और यहाँ की जो रूलिंग क्लास है वो बहुत रिच है और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बहुत है, रिचेस्ट ऑफ द रिच भी है, यानी कि यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं है। इंडिया में दो ही कैटेगरी है, रिचेस्ट लोगों की कैटेगरी और पुअरेस्ट लोगों की कैटेगरी, बहुत गरीब या बहुत रिच। मुगल एम्परर्स को तो कहता है ये बेगरस के, बारबरियंस के रूलर है ना, ऐसे लोगों के शासक है जो भिखारी है। और मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो सजेस्ट करते हैं, अबुल फजल वगैरह जो लिखता है 16वीं सेंचुरी के बारे में, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम है ना वो बहुत बेकार है, ऐसा बर्नियर कहता है। बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरीज, वो वेस्टर्न थ्योरीज से इन्फ्लुएंस्ड है। वेस्ट में जो उसने पढ़ा उस हिसाब से, उस लिटरेचर के हिसाब से वो कंपेयर करता है इंडिया को। और जो रूलर्स हैं एशिया के, वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता है, उनकी भी एशिया के अदर रूलर्स की वो बात करता है, अदर कंट्रीज की भी बात करता है और कहता है कि यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है, रूलर्स के पास पैसा बहुत होता है, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए जो कॉमन पीपल है वो बहुत गरीब है, लेकिन जो नॉवल्स हैं, जो रूलर्स हैं वो बहुत रिच हैं। और उसका जो आइडिया आगे आता है वो कहता है कि एशियाटिक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो कार्ल मार्क्स कहता है 19th सेंचुरी में इंडिया के बारे में या अदर एशियन कंट्रीज के बारे में कि कॉलोनिज्म की वजह से बहुत हालत खराब हो गई है और ऐसी सोसाइटीज का इमरजेंस हो गया है, जो ऐसी सोसाइटीज होनी चाहिए जो ऑटोनोमस हो, जो अपना शासन खुद चलाएं। विलेज में विलेज कम्युनिटीज होनी चाहिए, विलेज पंचायत होनी चाहिए। ये क्या कि दिल्ली में एक शासक बैठा है वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके नवाब, उसके दीवान, उसके रेवेन्यू कलेक्टर्स आकर के 16th-17th सेंचुरीज में वो कहता है कि यहाँ पर एक्सप्लोइटेशन करते हैं लोगों का, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जमींदार जो हैं वो सुपीरियर पावर एंजॉय करते हैं, उनके पास राइट ऑफ लैंड है और बाकी लोगों को तो यहाँ अनटचेबल समझा जाता है, लेबर समझा जाता है। कुछ बिग पीजेंट्स हैं वो हायर लेबर से अपना काम कराते हैं, उनके यहाँ कमोडिटी प्रोडक्शन बहुत होता है और खूब पैसा है उनके पास। और जो स्मॉलर पीजेंट्स हैं कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर हिज सब्सिस्टेंस, वो अपने सब्सिस्टेंस के लायक भी नहीं हुआ पाते, इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते जिससे वो अपनी जिंदगी चला सके। अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, कुल मिलाकर के वो कहता है कि यहाँ की सोशल रियलिटी जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके डिस्क्रिप्शन से हमको ये मालूम चलता है कि यहाँ का जो सिस्टम है ना, आर्ट्स का सिस्टम है, या तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ अच्छे से नहीं होती, सब जगह डिक्लाइन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। एट द सेम टाइम ही कंसिडर्ड द वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड प्रीशियस मेटल्स फ्लोड इन इंडिया। वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में बहुत मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, लेकिन सही तरीके से उसका यूज नहीं हो रहा है। यार गोल्ड भी है, सिल्वर भी है ना, यहाँ पर मर्चेंट भी है, प्रॉस्पर्स मर्चेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो बहुत गरीब है। लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज करता है इंडिया, ट्रेड करता है दुनिया में, लेकिन फिर भी नहीं है। मतलब सोर्स 13 है ना, एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सीनेरियो, यहाँ पर उसको अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सीनेरियो दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत रिच दिखाई देते तो कुछ लोग बहुत पुअर दिखाई देते, कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन जो है बहुत गरीब है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन। उस जमाने में केवल 15% जनसंख्या हिंदुस्तान की शहरों में रहती थी, 80% जनसंख्या जो है ना गाँव में रहती थी। अब वो उस पॉपुलेशन को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय जो है 21 से लेकर के 32% तक लोग शहरों में रहते थे, तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन करना ठीक भी नहीं है। इन ऑल द केसेस क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप को सबसे ज्यादा वो बात करता है कि इसको ओवर सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए, ऐसा बना देना चाहिए कि जो टाउन्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, जो पोर्ट टाउन्स हैं, जो सेक्रेट सेंटर्स हैं, पिलग्रिमेज टाउन्स हैं, उनका थोड़ा और डेवलपमेंट हो। है तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में सब कुछ, लेकिन सब रूइंड होते जा रहे हैं, खंडर होते जा रहे हैं, उनका एक्सिस्टेंस खत्म होता जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी मर्चेंट्स के पास तो बहुत है, प्रोफेशनल क्लासेस के पास भी है, लेकिन जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, 85% जिनकी पॉपुलेशन है वो बहुत कमजोर है। मर्चेंट्स ऑफन एड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किंग। मर्चेंट्स का एसोसिएशन अच्छा है, महाजन बन गए हैं, वो चीफ हो गए हैं, नगर सेठ हो गए हैं, है ना, उन्होंने खूब पैसा कमाया हुआ है, बिजनेस करने में वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन है, फिजिशियन है, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कैलीग्राफर्स हैं, इनकी कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये डिपेंड करते हैं इंपीरियल पैट्रोनेज पर, मतलब अपनी स्किल से वो खुद नहीं कमा सकते, राजा उनको अपने दरबार में रख ले और वो उनकी झूठी तारीफें करे खूब कि हमारा राजा बहुत अच्छा, तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, नहीं तो उनका स्किल बेकार, उनका ट्रेनिंग बेकार, उनकी एजुकेशन बेकार, यानी कि सब कुछ राज्य के हाथ में है, स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट ने जिसको पैट्रोनेज दे दिया, प्रोटेक्शन दे दिया, उसकी बल्ले बल्ले खूब कमा रहा है वो, और जिसको नहीं प्रोटेक्ट किया वो बेकार है। ऑर्डिनरी पीपल बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउडेड मार्केट्स और बाजार हैं, यानी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश नहीं है वर्नियर की नजर में। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का, यस, वुमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। इसके पहले हम लोग एक सोर्स नंबर 14 पढ़ लेते हैं, द इंपीरियल कारखानास। बर्नियर कारखानों की बात करता है कि कैसे इंडिया में प्रोडक्शन होता था, कारखाने में लोग कैसे काम करते थे। तो वो कहता है कि लार्ज हॉल्स बने हुए हैं कारखानों में, जहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, कारखाने, आर्टिस्ट आते हैं, एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, कुछ और काम करते हैं, है ना, एम्प्लॉय किया जाता है यहाँ पर लोगों को। एक भाई या मास्टर, एक मालिक होता है जो यहाँ पर लोगों को रखता है, कोई गोल्ड स्मिथ रखता है, ज्वेलरी बनवाता है उससे, कोई आयरन स्मिथ होता है जो आयरन वर्क करवाता है, सिल्क की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ब्रोकेडिंग होती है, यहाँ पर मुस्लिम्स का प्रोडक्शन होता है। जो आर्टिसंस है ना, हर सुबह कारखाने पहुंचते हैं, दिन भर वहां पर काम करते हैं और शाम को अपने घर वापस जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं वुमेन की, वुमेन, स्लेव, सती एंड लेबर्स। उस जमाने में टेरर्स ने जो अकाउंट छोड़ा है इंडिया के बारे में, तो अगर उनके आधार पर हम बात करें तो वुमेन की इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से उनको ये कह दिया जाता था कि वो तो सिर्फ घर में रह सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं। दे वर्क एज अ स्लेव, सोल्ड इन द मार्केट्स में कई बार उनको बेच दिया जाता है। मतलब मेल स्लेव के अलावा इंडिया में वुमेन स्लेव भी हुआ करती थी, गिफ्ट के रूप में भी उनको एक्सचेंज किया जाता था। इब्न बतूता कहता है कि जब मैं आया यहाँ पर तो सिंध पहुंचा तो मैंने हॉर्सेस खरीदे, कैमल्स खरीदे, कुछ स्लेव भी खरीदे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट देना था, क्यों? तभी तो वो काजी बनाएगा, तभी तो वो रखेगा उसको। ब्राइवरी करी, एक तरीके से घूस दे दिया, है ना, और कितना अच्छा शासन चलाया, जिंदगी इसी में खत्म कर दी, दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली। तो बोले मैं उसके लिए क्या लेकर के गया, घोड़े, स्लेव, नौकर चाकर खरीद के ले गया, गिफ्ट दिया उसको। मैं जब मुल्तान पहुंचा तो उसने वहां के गवर्नर को भी मैंने स्लेव प्रेजेंट किए। मोहम्मद तुगलक जो था ना, इन्फॉर्म इब्न बतूता वाज सो हैप्पी विद द sermon ऑफ अ प्रीचर नेम नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति मिला उसको, जो बहुत अच्छी प्रीचिंग करता था, प्रवचन करता था। ही गैव हिम 100,000 टका, तो उसको 100,000 1 लाख टका दे दिए उसको। 200 स्लेव दे दिए, 200 नौकर, 200 गुलाम दे दिए, थोड़े बहुत भी नहीं, एक आदमी 200 गुलाम, क्या करेगा उनका, उन्हें खिलाएगा क्या वो, है ना। लेकिन यही है कि वो खुद ही कमाएंगे और उसको खिलाएंगे। It appears from Ibn Battuta's account that there was considerable differentiation among slaves. स्लेव में भी बहुत डिफरेंशिएशन होता था। फीमेल स्लेव भी होती थी जो हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। इब्न बतूता कहता है कि वो घर का काम करती थी, और बताता है कि सुल्तान की सिस्टर की जब वेडिंग हुई तो फीमेल स्लेव्स उसमें काम कर रही थी। सुल्तान बहुत सारे फीमेल स्लेव्स को इसलिए भी रखता था कि नजर रखो मेरा मंत्री कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा मेरे खिलाफ, है ना। तो मेल इतने अच्छी से मेल का शक हो जाएगा लोगों को, फीमेल अपने जाल में फंसा लेती है, मायाजाल होता है फीमेल के बाद। तो इसीलिए ऐसे स्लेव्स रखता था जिससे वो जो है नोबल्स पर नजर रख सके।
Slaves were generally used for domestic labor and in Batuta found their services particularly indispensable for carrying women and men on palanquins और डोला, पालकी और डोला उठाने के लिए पुरुष और महिला दोनों हुआ करते थे। फीमेल स्लेव भी जाया करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था उनको। पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर, घर का काम करने के लिए फीमेल स्लेव्स को हायर किया जाता था। बहुत लो कॉस्ट में वो मिल जाया करती थी, है ना। और कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रेवल्स जो है ना, जब इस सब को हाईलाइट करते हैं ट्रीटमेंट को, वुमेन के बारे में अगर बात करें यूरोप में, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हमको देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज में थोड़े से सरप्राइजिंगली डिफरेंसेस भी हमको मिलते हैं। तो वर्नियर जो है ना, वो सती प्रथा का बहुत विरोध करता है, कहता है ये बहुत खराब प्रथा है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि जिंदा ही जला दिया जाता है औरतों को। ही नोटेड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, अदर्स वर फोर्स्ड टू डाई। कुछ महिलाएं तो खुशी खुशी पति के साथ मर जाती थी, बड़ा अपना नाम समझती थी कि हम सती हो जाएंगे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और कुछ ऐसी थी बोले हमें जिंदा थोड़े ऐसे ही मर जाना, तो जबरदस्ती उनको जला दिया जाता था। मतलब बड़ा डिटेल में वो बात करता है, स्लेव वुमेन की बात बतूता करता है। तो कहता है कि एम्परर जो है नोबल्स पर वॉच रखने के लिए स्लेव वुमेन्स रखता था। ही आल्सो अपॉइंट्स फीमेल स्कैवेंजर्स हु एंटर द हाउसेस अनअनाउंस्ड एंड देम द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पसेस। मतलब राजा भेज देता था किसी के घर में भी जाके घुस के सारी जानकारी लेकर के राजा तक पहुंचा देती थी, है ना। एजेंट हुआ करते ना आजकल एक देश के दूसरे देशों में, उसी तरीके का काम करती थी। चाइल्ड सती की बात करता है वो, बर्नियर करता है। कहता है कि एक 12-13 साल की लड़की को जबरदस्ती जो है पाइल्स ऑफ लॉक्स पर, लकड़ियों के ढेर पर रख करके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है। उसकी दादी उसको खुद लेकर के आती है, वो बेचारी बिल्कुल जान नहीं है, उसके शरीर में मरी हुई है। अब उसकी क्या गलती कि 12 साल की एज में उसका हस्बैंड मर गया, बताओ, शादी का मतलब भी नहीं जानती, लेकिन उसको मरना होगा पति के साथ में। तो इस तरीके का जो फोर्स्ड फुल डेथ प्रोवाइड करा दी जाती थी, अनविलिंग विक्टिम जो है उनको बना दिया जाता था, उनको सती होना होता था। तो सती प्रथा के बारे में वर्नियर बहुत कुछ कहता है। हाउ वुमेन्स लिव्ड रिवॉल्व अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा का वुमेन लाइफ पर बहुत इफेक्ट था। उनका जो लेबर था वो बहुत क्रूशियल होता था, बहुत ज्यादा काम करती थी। वो एग्रीकल्चरल वर्क भी वुमेन करती थी, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क भी करती थी, और फैमिलीज का वर्क भी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। जो कॉमर्शियल फैमिली की जो फीमेल्स होती थी वो कई बार कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी करती थी, और मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स को भी कोर्ट ऑफ लॉ में सेटल कराती थी। इट देयरफॉर सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस फॉर देयर होम्स। लेकिन महिलाओं को ज्यादातर वैसे घरों में प्राइवेट जगहों पर रखा जाता था। तो कुल मिलाकर के आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रैवलर्स के जो अकाउंट हैं वो हमको बहुत ज्यादा ग्लिम्स देते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, मैन के बारे में, वुमेन के बारे में, सेंचुरीज पहले यहाँ के स्थिति कैसी थी, उनका ऑब्जर्वेशन इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलता है। एट द सेम टाइम मैनी स्पेस ऑफ सोशल लाइफ ट्रैवलर्स डिड नॉट नोटिस। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ट्रैवलर्स ने नोटिस नहीं की, उनके बारे में वो नहीं लिखते हैं। बहुत सी अच्छी बातें भी छूट गई हैं, कुछ खराब चीजें भी छूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जो ट्रैवलर्स के जो डॉक्यूमेंट हैं ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, रिलेटिवली नॉन आर द एक्सपीरियंसेस एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन। उस जमाने के महिला पुरुष के ऑब्जर्वेशंस हैं ये, है ना। और इस सबको पढ़ करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी मिलती है। उन्होंने क्या यहाँ देखा आकर के, इसकी जानकारी हमको मिलती है। हाउ देयर रिलेशन विद पीपल्स ऑफ डिस्टेंट लैंड शेप्ड, इंडिया के लोगों का दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसा था, ये हमको जानकारी मिलती है। कौन सी लैंग्वेज वो यूज करते थे, ये भी जानकारी मिलती है। होपफुली सिस्टमेटिकली एड्रेस्ड बाय हिस्टोरियंस इन द इयर्स टू कम। और आगे भी बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, हिस्टोरियंस हमको बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में, किस तरीके से हमारा समाज है